हम लोग को अब स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन। ये सबसे लंबा टॉपिक है इस चैप्टर का, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। हेडिंग डालो आप लोग भी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो समझो, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आपको रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता था कि अगर कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस चला जाता है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉ क्या था इसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई एंगल आर मस्ट भी इक्वल होगा। सरफेस कैसा भी हो एक पॉइंट पे हमेशा वैलिड होता है, ये सही है। अब ये है रिफ्लेक्शन, क्या ये? रिफ्लेक्शन। और ये क्या है? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है वो समझिए। इसमें लाइट बाउंस बैक नहीं करवाएंगे, इसमें लाइट दूसरा मीडियम में पास करवाएंगे। यहां पे क्या समझना क्या है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, जब लाइट रे एक मीडियम से, तो ये अपने ओरिजिनल पथ को चेंज कर लेता है। इस लाइट को चलना चाहिए था सीधा, लेकिन अपना ओरिजिनल पथ से देखो तो डेविएट कर गया है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल करता है, प्रोपागेट करता है, तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। इसी फेनोमेना का नाम क्या है? कोई दिक्कत? अब जैसे रिफ्लेक्शन का नियम था कि एंगल आई एंगल आर बराबर होगा, उसी तरह से रिफ्रैक्शन का भी नियम होगा कि एक मीडियम से लाइट दूसरा मीडियम में जा रहा है तो कितना एंगल बना के आया, कितना एंगल बना के गया, कितना एंगल से डेविएट किया, ये सब कुछ का एक लॉ है। उन लॉ को समझना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, क्या ये समझ में आया? जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल करता है तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ एंगल से डेविएट हो जाता है। इसी फिनोमेना का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखो, डैश देके लिखो, लिखिए वेन लाइट रेज propagates, when light rays propagates from one medium, when light rays propagate from one medium to another medium, one medium to another medium, then it deviates, from its original direction, This phenomena is called as refraction of light. This phenomena is called as refraction of light. सीधा सीधा बात है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से चेंज हो जाएगा, मीडियम बदलेगा, रास्ता बदलेगा। ठीक है, एक मीडियम से लाइट दूसरा मीडियम में जा रहा है तो अगर मीडियम चेंज है तो उसका पाथ भी चेंज होगा, और इसी का नाम क्या दे रहे हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब समझो, देखो मीडियम का दो गो नाम आपको दिख रहा है, एक कौन है? एक कौन है? बताओ, दोनों में डेंसर कौन है? वाटर। डेंसर कैसे पहचानेंगे? जिसका डेंसिटी ज्यादा हो, जिस मीडियम का डेंसिटी उसको बोलेंगे डेंसर है, और जो बच गया सो। अब कोई भी दो मीडियम में हम कंपेयर करेंगे, जैसे हम बोले ग्लास डायमंड,
बोलो डेंसर किसको बोलेगा? डायमंड को। डायमंड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। अगर हम बोल दे वाटर, डायमंड और वाटर को ले लो, ग्लास और वाटर को ले लो, वाटर और एयर को ले लो, डेंसिटी में कोई दिक्कत है नहीं, वो आपको देख के पता चल जाता है कि किसका डेंसिटी ज्यादा है। इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल, तो इन जनरल अगर बात किया जाए तो सॉलिड मीडियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसके बाद गैस का। तो इससे भी पकड़ सकते हैं ना, जिसका डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर, जिसका डेंसिटी कम वो रेयर। तो बताओ यहां पे दो मीडियम दिख रहा है आपको, कौन कौन सा मीडियम है? लिक्विड और, तो बताओ लिक्विड और गैस में से डेंसर किसको बोलेगा? लिक्विड को। और एयर किसको बोलेगा? ये दोनों मीडियम को जो सरफेस डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, इस लाइन के ऊपर हवा है, इस लाइन के नीचे, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, लाइन, ये एक्चुअली में लाइन नहीं है, एक सरफेस है। क्या ये? तो सरफेस डिवाइडिंग टू मीडिया, सरफेस डिवाइडिंग टू मीडिया इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? तो इंटरफेस एक सरफेस होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। इंटरफेस एक सरफेस होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। क्लियर? इंटरफेस पे जो 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मिरर पे करते थे, इंटरफेस पे जो 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे उसका नाम नॉर्मल। से ये जितना एंगल आके बना के आएगा लाइट इंसिडेंट रे, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे? जितना एंगल बना के जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ, जितना एंगल से डेविएट होगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ। क्या क्लियर हो रहा है? सही है यहां तक? फोटो बनाइए। लाइट के प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था, लाइट अगर रेयर से डेंसर जाएगा किधर बेंड करेगा? दिख रहा है टुवर्ड नॉर्मल। अगर लाइट डेंसर से रेयर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये नोट हो गया हो तो आप नीचे लिखिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ था वैसे उसी तरह से रिफ्रैक्शन का भी लॉ होता है। कल फिजिक्स का क्लास रखते हैं, केमिस्ट्री का भी, हाँ तो है, हाँ तो फिजिक्स का भी रखते हैं। हाँ आइए, मन से आइए, जबरदस्ती नहीं। हाँ कितना बजे आइएगा? 9:30 से सारा क्लास कितना बजे से होता है आपका? 10:30 से। तो आप कल सवेरे ही आ जाओ 9 बजे। केमिस्ट्री कितना बजे से? ठीक है, तो 9 से 10:30 फिजिक्स रहेगा, 10:30 से केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। क्लास मिस मत करना, बहुत कुछ साफ हो जाएगा 1.5 घंटा में। ठीक है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिख लिए? लिखिए नीचे, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन का कितना लॉ था, इसका भी कितना है? 2। एक लॉ तो सेम ही है। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला नंबर, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई at one point or same plane. Incident ray, comma normal and
refracted ray all lie at one point or in same plane। तो बता पहला सेम नहीं हो गया, उसमें क्या बोले थे, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड की रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड तीनों एक पॉइंट पे था या एक प्लेन में था। सेम लो यहाँ पे, बस नाम क्या बदल गया, वहां पे रिफ्रैक्टेड बोलते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड, वहां पे रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड बोलते हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं ना है। सेकेंड लॉ लिखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ साइन ऐसे लिखना है, साइन थीटा वाला, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, to the sine of angle of refraction is always constant, is always constant for a given pair of mediums, देखो ये समझ लो ना कि चैप्टर का ही हर्ट है, हर्ट मतलब समझते हो ना, दिल है, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ, दूसरा लॉ पे ही पूरा चैप्टर का सवाल मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम माने अगर चैप्टर में 100 गो सवाल है ना, तो 100 गो में से 80 गो सवाल इसी पे रहेगा। इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है ना कि अगर चैप्टर को कमांड में रखना है तो रिफ्रैक्शन का जो दूसरा लॉ है इसको कमांड में रखना पड़ेगा। अगर ये दिमाग से निकल गया तो हर जगह पे तुमको दिक्कत होगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए सेकेंड लॉ के बारे में क्या बोला गया कि रेशियो है, क्या है वो, किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। इसका वैल्यू क्या बोला गया कि हमेशा क्या रहने वाला है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जो दो को मीडियम दिया रहेगा ना, ये दो मीडियम के लिए इसका रेशियो कभी बदलने वाला चीज नहीं है, ये हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नीचे इसको लिखो, फोटो आप बनाए थे ना, हाँ तो बस इसको आप लिख लीजिए। हो गया। तो हम अभी यही सीखे कि रिफ्रैक्शन कहते किसको है, इसका लॉ क्या है। अभी जो पहला लॉ तो सिंपल है, वो तो दिख रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक पॉइंट पे एक प्लेन में है, ये तो दिख रहा है कि बोर्ड के प्लेन में है ना, तो एक प्लेन में भी दिख रहा है, एक पॉइंट पे आपको दिख ही रहा है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं समझने में। समझना इसको है, ई क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट में क्या आएगा, ये कांस्टेंट में क्या आएगा, ये कांस्टेंट को खोजने चलते हैं। इसको खोजने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा एक नया टर्म, लिखो, हेडिंग डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, पढ़े थे ना क्लास 11th में, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को भी किससे लिखते थे,
म्यू से, लेकिन अभी म्यू जो आ रहा है वो अलग चीज है। क्या ये अभी? अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? लिखो डैश देके। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of sine of, sorry, it is defined as the ratio of a speed of, it is defined as the ratio of a speed of light, it is defined as the ratio of a speed of light in air or vacuum, it is defined as the ratio of a speed of light in air or vacuum to the a speed of light, to the a speed of light, to the speed of light in a given medium, to the speed of light in a given medium, to the speed of light in a given medium, full stop. It is denoted by mu, it is denoted by mu, it is denoted by mu, and it is a dimensionless quantity. जैसे मैग्निफिकेशन पढ़े थे ना, उसी तरह से मैग्निफिकेशन भी एक रेशियो था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रेशियो है, सेम चीज का रेशियो है। वहां पे हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया था, तो सेम हाइट ही का ही है, तो मीटर मीटर कैंसिल, कोई यूनिट नहीं बचा। यहां पे स्पीड का रेशियो है, किसका रेशियो है? क्या लिखा? एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कौन सी से लिखते हैं? देखो म्यू किसको बोलते हैं? म्यू बोलते हैं सी अपॉन वी, जहां पे सी क्या है? अ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में लगभग सेम लेते हैं, 3 × 10⁸, तो इसलिए एयर और वैक्यूम बोल रहे हैं। अब भी किसको बोलेंगे? तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट ही है, ये भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इन गिवन मीडियम। जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का, किसका बात करें? या वाटर से पहले हम बात कर लेते हैं ग्लास का। किसका बात कर लेते हैं? ग्लास का। तो म्यू जी निकाल रहे हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन, अब बताओ भी किसका आएगा? ग्लास का, क्योंकि मीडियम आपके पास ग्लास है। मीडियम आपके पास क्या है? तो यहां पे बताओ सी का वैल्यू कितना? 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितना होता है? 2 × 10⁸। कितना होता है? 2 × 10⁸। 10⁸, 10⁸ कैंसल, कितना आ गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया? 1.5। क्या क्लियर हो गया? अब इसमें देखो 3 गो चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इन तीनों में से एक तो ऑलरेडी तुमको पता है, सी का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है। अब बचा 2, म्यू और वी। अब इन दोनों में से कोई एक दे देगा और दूसरा वाला पूछ लेगा। मान लो कि अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता होता पहले से, तो इसमें इस मीडियम में स्पीड नहीं निकाल लेते। म्यू 1.5, भी हमको पता करना है, भी को इस साइड, म्यू को इस साइड, तो इतना बड़ा 1.5 आता। बताओ इतना आंसर आता 2 × 10⁸। क्या समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल इजी काम है, आसान काम है। आप लिख लो इसको, इसको भी लिखो, इसको भी लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का,
रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ को समझने के लिए क्या समझ में आना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। तो लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर वन में लिखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा लिखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला नंबर में एब्सोल्यूट में लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to air or vacuum. Refractive index of any medium with respect to air or vacuum. Refractive index of any medium. Refractive index of any medium with respect to air or vacuum is called as absolute refractive index. Refractive index of any medium with respect to air or vacuum is called as absolute refractive index. ठीक है? For example, refractive index of water with respect to air, comma, refractive index of diamond with respect to air, refractive index of water with respect to air, comma, refractive index of diamond with respect to air, etc. कर लो, बाकी इधर समझ लो। देखो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जा रहा है, लेकिन लास्ट में लग जाए विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, तब इसका नाम क्या होगा? एब्सोल्यूट। जैसे इसको लिखेंगे कैसे? देखो इधर लिखने का तरीका सीखो। क्या पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस सिंबल का नाम है म्यू। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो बगल में लिख दो ए। अब इसको पढ़ो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो लास्ट वाला, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको जब हम ऐसे लिख सकते थे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ई कहां जाएगा? तो म्यू जी डिवाइडेड बाई, आ गया सेम चीज। तो सब लिखा हुआ सही है। इसको क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, लिखो। हो गया नोट?
कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट में कुछ लिखा हुआ है? अगर कुछ नहीं हो तो एयर, अगर कुछ नहीं है तो इसको म्यू जी लिख दो, म्यू जी ये लिख दो, बात सेम है। समझ गया? आगे बात कर लेते हैं। देखो सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव है ना, रिलेटिव में लिख के रख दो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to, refractive index of any medium with respect to another medium, refractive index of any medium with respect to another medium except ऐसे वाला ना, except air or vacuum, refractive index of any medium with respect to another medium except air or vacuum, then it is called as a relative refractive index. For example, देखो लिखा हुआ है म्यू जी डब्ल्यू, म्यू जी डब्ल्यू मतलब क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू एयर नहीं ना आ रहा है तो ये रिलेटिव हो गया। समझ आया? अगर विथ रिस्पेक्ट टू में एयर है तो एब्सोल्यूट है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू में एयर के अलावा कोई और है रिलेटिव है। समझ गए? बताओ ये क्या है, रिलेटिव क्या एब्सोल्यूट? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। समझ आ गया आपको? लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए। इसको क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल सही समझ रहे हैं।
हो गया? तो आपको बताओ रिलेटिव इंडेक्स क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो टाइप, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। नीचे को नोट करके पॉइंट लिखो तो लिखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू किसका बोलना है? अगर एयर का एब्सोल्यूट हम निकाल रहे हैं तब विथ रिस्पेक्ट टू में कौन आएगा? एयर और वैक्यूम में आएगा। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? सी अपॉन वी। अब वी भी क्या है? एयर ही है, तो सी अपॉन सी, कट गया 1। तो याद रखिएगा हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेना है? 1, एब्सोल्यूट वैल्यू। 2-3 को और डाटा बता रहे हैं, उस सबको डायरेक्टली याद रख लेना है। एयर का हो गया, ग्लास का याद रखना 1.49, 1.47, अप्रॉक्स कितना हो गया? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर याद कर लेना 1 पॉइंट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड याद कर लेना 2 पॉइंट। ये 4 डाटा कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए परमानेंट। हवा का, ग्लास का, पानी का और डायमंड का, ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका हुआ? ठीक है ना, जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा। इसको नोट कर लीजिए, नोट करके, नोट में लिखवा रहे थे ना, एयर का लिखवाए, साथ में नीचे वाला लिख लीजिए। इसके बाद आप हेडिंग बनाओ स्नेल्स लॉ। हाँ, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन का जो दूसरा नियम है जो बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी का नाम क्या है? स्नेल्स लॉ, जो कि हर जगह पे घुस जाता है। रिफ्रैक्शन में कुछ भी पढ़ रहे हैं, स्नेल्स लॉ तो आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन का ही लॉ है ना स्नेल्स लॉ, तो बिना उसके तो कुछ नहीं होगा। और उसको समझने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना था, हम आपको समझा दिए। मिटा दें, हेडिंग डालो तो स्नेल्स लॉ। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट वही है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। लिखो, लिखिए फॉर मोनोक्रोमैटिक, फॉर मोनोक्रोमैटिक, फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट, फॉर मोनोक्रोमैटिक, फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब समझते हैं आप? एक कलर। लेजर लाइट का कुछ अलग है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक वो भी होता है, सिंगल ही कलर होता है, लेकिन अलग अलग कलर का भी बनाया जाता है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है? सिंगल कलर। जैसे रेड कलर का आ रहा है, केवल रेड है, केवल ब्लू है, केवल वॉयलेट है, तो उसको हम एक कलर का बोलेंगे। जैसे व्हाइट लाइट बोले, व्हाइट कलर बताओ मोनोक्रोमैटिक है? नहीं, 7 कलर है उसमें, तो मल्टी कलर हो गया ना। तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब एक कलर के लिए। स्नेल्स लॉ, इधर ध्यान दो रे, स्नेल्स लॉ केवल एक कलर के लिए वैलिड होता है, एक कलर के लिए, लाइट के लिए वैलिड होता है। अगर व्हाइट लाइट के लिए हम स्नेल्स लॉ लगाए तो वैलिड नहीं है। सही है। तो सबसे पहला वर्ड, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? लेजर लाइट भी होगा, लेकिन लेजर लाइट का कॉन्सेप्ट अलग है, उसको हम पढ़ाएंगे एक्सरे में, ठीक है, कि लेजर लाइट क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। वो भी मोनोक्रोमैटिक होता है। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या है? सिंगल कलर का लाइट। किसका कलर का लाइट? अगर एक कलर से ज्यादा कलर का मिक्सिंग है तो उसको फिर मोनोक्रोमैटिक नहीं बोल सकते। तो स्नेल्स लॉ किसके लिए है? तो लिखिए फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट द रेशियो ऑफ, फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट the ratio of sine of angle of incidence, for monochromatic light the ratio of sine of angle of incidence
for monochromatic light the ratio of sine of angle of incidence to the angle of to the sine of angle of refraction. For monochromatic light the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, अभी थोड़ा देर पहले यही बात बोले थे ना, बस उसमें एक वर्ड जोड़ दिए क्या आप, मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसके अलावा तो कुछ नहीं बदला। अब इसको थोड़ा समझ लो आप, देखो तो ये इंटरफेस है, क्या है ये इंटरफेस है, और यहां से हम देखो किसको ला रहे हैं, कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट, इंसिडेंस है, कौन सा लाइट है, अब बताओ इसमें कितना कलर है। जब ये एक मीडियम से इधर मान लो क्या है, इधर क्या मान लो, बताओ एयर से वाटर मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन तो पक्का है कि होगा। अभी कौन सा लाइट लेके आ रहे हैं आप, इसमें कितना कलर है, बताओ सातों का डेविएशन क्या इक्वल एंगल से होगा, नहीं होगा। देखो इसमें जो रेड होगा, रेड वो यहां से जाएगा, लाइट को जाना चाहिए था एक्चुअली में कहां से, लाइट को एक्चुअली में कहां से जाना चाहिए था, लाइट को जाना चाहिए था सीधा, कैसे जाना चाहिए था, इसमें से रेड कलर आपको दिख रहा है बेंडिंग, उसके बाद वॉयलेट मान लो, किसको मान लो, तब वॉयलेट यहां से जाएगा। देखो अभी व्हाइट लाइट था, जब ये एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गया तो लाइट टूट गया, लाइट क्या हुआ, जो अपने 7 कलर है वो सातों कलर में टूट गया। आपको यहां पे दिखाया गया है 2 ही, बाकी बीच पे 5 गो और है, समझ में आ रहा है, तो बताओ 5 गो और लाइन खींचे तो इसी से जाएगा। अभी सबको वॉयलेट नहीं मानना है, ये है रेड, इसके बाद नीचे से शुरू करते VIB GYOR होता है ना, तो इस सातों कलर का बताओ नॉर्मल से बेंडिंग सेम है कि अलग अलग एंगल पे है। अब आर किसको आप लीजिएगा, अब आर आप किसका लीजिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका काउंट कीजिएगा, वॉयलेट का, इंडिगो का, ऑरेंज का, ग्रीन का, येलो का, रेड का, किसका लेंगे, किसी का नहीं बोल सकते ना, सबका हो रहा है। मोनोक्रोमेटिक रहता तब ना एक का होता, यहां पे मल्टी कलर है तो सबका अलग अलग रिफ्लेक्शन है, इसका R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4। अब आर हम कौन सा ले, तो फंस गए ना। इसलिए स्नेल्स लॉ व्हाइट कलर के लिए डायरेक्टली वैलिड नहीं है। क्या समझ में आया बात। अब सुनो, अब इसी चीज को, इसी एक्सपेरिमेंट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए देखते हैं। तो ये इंटरफेस, ये नॉर्मल, और यहां से मान लो लाइट आया सिंगल कलर का। अब बताओ इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये बेंड करेगा ना, अब इसमें से मल्टी कलर निकलेगा। अब यहां पे बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिक्स हो गया कि आर ही होगा, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स है कि आई होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, सही है। अब बताओ इधर का मीडियम कुछ होगा, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, बताओ दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, जल्दी बोलिए, क्या ये दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता तो लाइट सीधा चलता, नहीं। देखो यहां से शुरू हुआ है लाइट, यहां तक बताओ सीधा चला है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे और यहां पे मीडियम एक समान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इक्वल है, तो लाइट सीधा चला। लेकिन बताओ इंटरफेस के नीचे अलग मीडियम, इसके ऊपर, तो एक मीडियम से लाइट दूसरा मीडियम में जाएगा तो क्या सेम पाथ को फॉलो करेगा, अगर मीडियम का डेंसिटी डिफरेंट है तो नहीं करेगा, इसलिए लाइट तो बेंड किया। जब तक मीडियम का डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। लाइट का रिफ्लेक्शन कब होता है, जब मीडियम का डेंसिटी बदलता है, तो यहां पे मीडियम का डेंसिटी बदला है इसलिए लाइट का बेंडिंग आपको दिख रहा है। हम मान लेते हैं अपने मन से कि पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। आपको क्या बोला स्नेल्स लॉ में कि फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज, बोला गया ना, क्या बोला गया, साइन आई इक्वल टू साइन आई बटा में साइन आर, आई इज इक्वल टू, हम इसी कांस्टेंट को ढूंढने निकले थे। आई कांस्टेंट का वैल्यू आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, किसके टर्म में आएगा, ये लाइट कितना बेंड करेगा वो डिपेंड करेगा इस मीडियम के डेंसिटी पे, ठीक है। लाइट थोड़ा बेंड करेगा कि ज्यादा बेंड करेगा वो डायरेक्टली किस बात पे डिपेंड करेगा कि इस मीडियम का डेंसिटी कितना है। अगर मीडियम का डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा बेंड करेगा,
अगर मीडियम का डेंसिटी इसके कंपेयर में बहुत कम है, मतलब हल्का का चेंज है, तब वो तो हल्का बेंड करेगा। समझ पा रहे हो का? तो लाइट का जो बेंडिंग हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे, वो बेंडिंग किस बात पे डिपेंड करता है? और डेंसिटी किस बात पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस पे डिपेंड करता है? तो यहां तो दिख रहा है कि स्टेटमेंट तो यही है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज। अब इसको लिखा कैसे जाए? कांस्टेंट का वैल्यू कैसे आ जाए? आएगा। अब इसको लिखने का तरीका सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखने का तरीका मिस कर गया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करना क्या? सीधा सीधा जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा ना, उधर के एंगल को साथ में मल्टीप्लाई करना साइन के साथ। जैसे इधर का कौन है? एंगल कौन है? तो हम स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे? μ1 साइन आई, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, तो μ1 इधर का एंगल कौन है? आई में क्या लगाओ? साइन। तो μ1 साइन इज इक्वल टू, इधर आ जाओ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल, तो μ2 साइन। बस हो गया। अगर इस एक लाइन को आप लिखना समझ गए, बहुत चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। लिखना कोई मुश्किल है? क्या बोले? जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल साथ में आएगा, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल साथ में आएगा। लिख दिए हैं क्या? एंगल के साथ क्या लगाना है? साइन। अब को तुम बोलोगे सर साइन आई बटा साइन आर नहीं दिख रहा है हमको। कर लो, साइन आर को कहां ले आओ? तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई, बता μ2 और μ1 कांस्टेंट वैल्यू है। अगर कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो भी तो कांस्टेंट है ना आएगा। तो बताइए ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। अब आपको याद इसको करना है, ऊपर वाला को वो याद इसको करना है। इसको याद करोगे फंस जाओगे। साइन आई बटा साइन आर μ2 बटा μ1 होगा कि μ1 बटा μ2 होगा, तुम कंफ्यूज रहोगे। तो कंफ्यूजन से दूर हटने के लिए क्या बताए? जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का साथ में, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल साथ में। अब बीच में क्या लगा दो? बराबर। और उसके बाद ऐसे लिखना, लिख दो। सही है क्या? छापो। कहीं से कोई दिक्कत हो आप बता देना। आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि कैसे लिख दिए सर अपने मन से? क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, लिख जैसे स्नेल्स लॉ पढ़ा रहे हैं, लॉ ये कहता है, लेकिन हम लिख कैसे दिए? ये कैसे लिखाया? इसका कोई लॉजिक होना चाहिए ना। हाँ, तो इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है। प्रूफ आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर आर, आज तक प्रूफ किया? किस बात सुनते आ रहा है? सुनते आ रहे हैं? प्रूफ कब किए? टीचर बता देते हैं कि एंगल आई आर बराबर होता है, लोग मान लेता है, लेकिन दोनों का प्रूफ है। और दोनों का प्रूफ कहां करवाएंगे? वेव ऑप्टिक्स में। वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका प्रूफ पूछता है एग्जाम में 5 नंबर में कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करके दिखाओ। हाँ, प्रूफ मांगता है, बहुत बार पूछा गया, अगला बार आने का चांस इसका बन रहा है। हाँ, प्रूफ, दोनों का प्रूफ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों का प्रूफ 5 नंबर में। वही तो बता रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ ये स्टेटमेंट है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ही यहां पे लिखा हुआ है। इसका प्रूफ आएगा, जब प्रूफ आएगा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये कैसे प्रूफ हुआ, ये कैसे लिखते हैं हम। अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, जब प्रूफ करेंगे तो ये अपने आप प्रूफ में लिखा जाएगा, तब मान लेना कि हाँ ऐसा लिखाता है। जो आपका डाउट है वो तो हम बोल ही रहे हैं कि कैसे लिखा है, दिमाग में उठना चाहिए सवाल कि लिख कैसे दिए।
μ1 के साथ साइन आई को गुना कर दिए, μ2 के साथ साइन आर को गुना कर दिए, तो ये अपने मन से कर रहे हैं? नहीं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये लॉ प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। हाँ, सब आएगा, सब आएगा, समय पे आएगा। और सोचो ये कितना बढ़िया सवाल है, कब से सुन रहे हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन आज तक कभी दिमाग में नहीं आया कि इसका प्रूफ क्या होना चाहिए। नहीं बताने का कारण है ना कि आपके सिलेबस में नहीं था, कैसे बता देते? बाद में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो तीसरा चैप्टर में समझ में आएगा कि वेव ऑफ पार्टिकल एक ही चीज होता है। ये आपके लिए अब नया बात हो गया। अभी आपके दिमाग में ये चलता होगा कि पार्टिकल एक अलग चीज है और वेव एक अलग चीज है, लेकिन सच ये नहीं है, पार्टिकल और वेव दोनों एक ही चीज है। क्या आपको पता है ये बात? तो ये बात है। डी ब्रॉगली का नाम सुनी हो? डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली के को नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के लिए, यही बताने के लिए बस दिया गया था। न्यूटन क्या बोला था रे? सुनो, आपस में तो बात करो मत, जब तक यहां पे हम बैठे हैं आपस में बात नहीं करो। न्यूटन क्या बता रहे थे कि लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल से मिलकर बना है। हाइगेंस आके क्या बोले कि नहीं, न्यूटन गलत बता रहा है, लाइट एक वेव है। न्यूटन भी अपने हिसाब से उसको प्रूव करने की कोशिश किया, हाइगेंस भी अपने हिसाब से प्रूव करने की कोशिश किया, और दोनों जब प्रूव कर लिया तब पब्लिक, आप है पब्लिक, आप क्या कर रहे हैं कि वेव सही लग रहा है, पार्टिकल भी सही लग रहा है, तो है क्या लाइट? तो डी ब्रॉगली आके क्या बोला कि लड़ाई मत करो, तुम लोग के पास बुद्धि कम है, बुद्धि लगाओ थोड़ा और चीजों को समझो। और क्या समझा दिया? कह रही पार्टिकल है ना वेव है, पार्टिकल जो है वही क्या है, और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। और काम किस पे कर रहा था? लाइट पर। लाइट में जो पार्टिकल होता है क्या रियल पार्टिकल है? वो इमेजिनरी है, माना गया है। और जब उसको प्रूव करके रिलेशन लाया गया तो रियल पार्टिकल में वैलिड हो गया। जितना भी पार्टिकल है, वेव तुमको दिखाए थे ना एक दिन, नहीं दिखाते? एक पार्टिकल उठा के फेंके थे, किसी को नजर आया था? तो पार्टिकल था कि नहीं? नजर आया तो क्या बन गया? समझ आया? सैंड पार्टिकल होता, बालू का है वो कण, बालू का है वो कण लो और उठा के फेंक दो, देखने का कोशिश करो करने जा रहा है, दिखाई देगा? यस और नो बोलो जल्दी। नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब पार्टिकल नहीं है ना? लेकिन दिखाई, इसका मतलब क्या? कि पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों नेचर एक टाइम पे एक ही को दिखाई देगा। दो नेचर है लेकिन एक समय पे एक ही को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर पार्टिकल देख रहा है तो वेव नहीं दिखेगा, और वेव दिख रहा है तो पार्टिकल नहीं दिखेगा। ये प्रैक्टिकल बात है, करके देखो, सही है? क्रिकेट के मैच में बॉलर गेंद करता है 150 किलोमीटर पर आवर, बॉल दिखाई देता है ना? देता है, तभी तो मारता है छक्का। मारा, बाउंड्री पे कोई खड़ा है, कैच पकड़ रहा है, बॉल दिख रहा है तब ना पकड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बॉल में वेलोसिटी आया लेकिन इतना नहीं आया कि वेव में कन्वर्ट कर पाए। समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, उस सीक्वेंस। अभी आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल पैदा होगा, आप 3 चैप्टर तक पेशेंस बना के रखिए, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर। जब तीनों चैप्टर पढ़ लेगा ना, तब सब कहानी तुम्हारे दिमाग में समझ में आएगा कि वो ऐसा ऐसे होता है। ठीक है, चलिए ये लिख लिए। स्नेल्स लॉ क्लियर है कि कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत किसी भी तरह का नहीं है। लिखने आ गया? आप एनसीईआरटी किताब खोल लो, खोलो जल्दी। एनसीईआरटी बुक नहीं लाए हैं? लेके आना है आपको। हाँ निकालिए, क्वेश्चन नंबर 9.4 देखो। आई लास्ट है, इसके बाद अगला दिन अगर हम बोले किताब है कि नहीं और नहीं हुआ तो समझ लेना ये लास्ट दिन है जो हम तुमको बता दे रहे हैं। अगला दिन से अगर किसी के पास भी अगर किताब नहीं मिला तो माथा में से बलवा साफ कर देंगे। एनसीईआरटी ढोने का बहुत फायदा है, ठीक है? इसलिए बैग में आपके होना चाहिए एनसीईआरटी। मोबाइल से मत पढ़ो, मोबाइल से दूर रहो।
तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करने का सबसे बड़ा रोल किसका है? हाँ, तुम लोग का गार्जियन का दोष है जो तुमको मोबाइल खरीद के दिया, समझ गया? गार्जियन का इस फॉल्ट है। मोबाइल मांगे 4 थाप मारी एकदम कनपट्टा में, झंझना जाए एकदम। कम से कम अगला 10 दिन तक मोबाइल का नाम नहीं लेगा, फिर धीरे धीरे कहेगा मोबाइल मोबाइल, फिर 4 थाप मारिए। लेकिन तुम लोग का गार्जियन छोड़ दिया कि जाओ जो करना करो, तुम मोबाइल में घुसर रहता है। क्वेश्चन दिखा क्या? रिफ्रैक्शन का सवाल डायग्राम दिख रहा है? चलो हम ही दिखा देते हैं, नालायक बच्चा है सब। चलो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, इस सवाल को आप जाके आज बनाइएगा। स्नेल्स लॉ पे सवाल बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया गया, 2 आप खुद बना लिए, तीसरा सवाल अभी बाकी है, तीसरा का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाएंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है? इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप बना के आइएगा। इसमें आपको प्रॉब्लम होगा तो कहां पे होगा? यहां पे। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कितना एंगल है, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है, यहां तो पता ही नहीं है। अब ये दो वैल्यू आप नहीं पता है। 60 पता है, साइन 60√3 साइन 60√3 साइन 45 1/√2। लेकिन 35 47 नहीं पता है, इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? आपके पास कैलकुलेटर होता है ना, उससे कर सकते हो, या हम आपको बता देंगे। आपको देखो क्या बोला गया है, फोटो देख लो, फोटो से समझ लो, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। यहां पे एयर और वाटर और देखो, इसको सोल्व करोगे, स्नेल्स लॉ लगाओगे। एयर का मान लो म्यू ए, वाटर ग्लास का मान लो, बताओ स्नेल्स लॉ लगाओगे, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का। अगर इसको सॉल्व करोगे क्या निकल के आएगा? ई निकल के आएगा। देखो
बताओ इस फोटो के लिए स्नेल्स लॉ लिखो, क्या लिखेगा? म्यू ए साइन, अरे एयर नीचे ना है जी, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल ना बोले थे, तो म्यू ए साइन इज इक्वल टू, ऊपर कौन था? तो म्यू जी साइन 35, म्यू जी साइन। बताओ ई पता हो गया, ई पता हो गया, और हवा का क्या बताए थे? हवा का 1 होता है, बचा कौन? या हवा का नहीं भी पता है तो तुम अभी मान के चलो, अभी तो तुमको निकालना है ना, तो 1 इसको पुट मत करो, इसका पता है ना, तुम क्या कर लो, इसको नीचे ले आओ, तो इसको क्या लिखेगा? म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए, इधर से क्या आएगा? साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 35। बताओ इसको सोल्व करेंगे कुछ आंसर आएगा? और म्यू जी अपॉन म्यू ए को क्या बोलते हैं? म्यू जी ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, ये बताओ क्या निकल के आया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकल के आया। क्या निकल के आया? इसका वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना। अब यही काम किसके लिए करना? सेकंड के लिए। सेकंड में करोगे तो क्या निकल के आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये भी निकल के आ गया सेम प्रोसेस से। अब तीसरा फिगर में आ जाओ, तीसरा में बताओ, एंगल नहीं ना दिखी मैंने, बताओ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिए। अगर ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एक एंगल पता है, दूसरा एंगल नहीं पता, चल जाएगा, चल जाएगा। तो तीनों में फॉर्मूला तो वही है, स्नेल्स लॉ है, उसको लगा के इसको सोल्व करके एंगल बताना कितना आया। क्लियर है? तो आज के लिए आपको इतना ही छोड़ देते हैं, इसको करके आइए, बाकी इसके आगे हम कल बात करते हैं। ठीक है।